लोग अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाते और 10 साल तक हमें पता ही नहीं चलता कि जिस्म के अंदर एड्स के जरासीम हैं। अपने जिनसी तल्लुकात अपनी फैमिली तक ही महदूद रखें और महफूज तरीके से जिनसी मिलाप करें। जब डॉक्टर ने कहा ना कि जी आपको एड्स है, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा इंसान को परेशानी हुई। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये नाकाबिल इलाज है, ये काबिल इलाज है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर लारिब। आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है HIV एड्स के बारे में आपको शऊर और आगाही देने के लिए। डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। इनसे जानेंगे कि क्या HIV एड्स काबिल इलाज है, ये है क्या और ये बीमारी कैसे फैलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। HIV एड्स एक डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए से फैलने वाली बीमारी है। डायरेक्ट कांटेक्ट का मीन्स कि मरीज़ को सिरिंज के ज़रिए से और खून के ज़रिए से और जिनसी तरीके से, कि मियाँ से बीवी को या बीवी से मियाँ को, या सिरिंज गैर महफूज इस्तेमाल करने से जो आलूदा हो HIV एड्स के जरासीम से, या ऐसा खून लगाने से जो HIV एड्स के जरासीम ज़्यादा हो। छूने से, मिलने से, बैठने से, खाने से, पीने से और साथ लेटने से नहीं फैलती, डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए फैलती है। ब्लड हम स्क्रीन इस्तेमाल करें, सिरिंजेस हम डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें और हम अपने जिनसी तल्लुकात अपनी फैमिली तक ही महदूद रखें और महफूज तरीके से जिनसी मिलाप करें। हमारे माशरे में इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन और डर पाया जाता है। वो डर इसलिए है कि शुरू में ये बीमारी जब अफ्रीका में और अमेरिका में शुरू हुई तो इसका सिंगल सोर्स जो था वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन ही था, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो लेटेस्ट एपिडेमिक्स हुई हैं रत्तो डेरो में, जलालपुर जट्टा में, चनियोट में, उनमें ज़्यादा लोग वो हैं जिनको आलूदा सिरिंज के ज़रिए फैली है। सिंध में भी 83% 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और हमारे पास जो डाटा है उसमें भी 43% ड्रग यूज़र्स हैं कि जो नीडल सिरिंज मल्टीपल इस्तेमाल करते हैं, एक से दूसरे को तीसरे फैलती है, और फिर क्वैक्स के ज़रिए से जो गैर महफूज सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, या औज़ारों के ज़रिए से, एयर प्रिकिंग के ज़रिए से, शेविंग से ये फैलती है। हमारे यहाँ डिज़ीज़ का ट्रेंड सिरिंज के ज़रिए, अनसेफ सिरिंज और अनसेफ ब्लड के ज़रिए से ज़्यादा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें खुदा न खास्ता ये सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर मैं स्क्रीनिंग करवाऊंगा और मैं पॉजिटिव हो गया तो मेरे ऊपर कोई ऐसा आ जाएगा कि मॉरली मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर मरीज़ हैं उनको सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं है, उनको अनसेफ इंजेक्शन, अनसेफ ब्लड, बाजार से अनसेफ अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स से करवाने और शेव करवाने के ज़रिए से फैलती है। और दूसरा इस बीमारी के साथ ये है कि एक तो लोग अपनी स्क्रीनिंग नहीं करवाते और 10 साल तक हमें पता ही नहीं चलता कि जिस्म के अंदर एड्स के जरासीम हैं। बीमारी का एक लेटेंट पीरियड होता है कि जब ये जरासीम वायरस जिस्म में दाखिल होता है तो उसके 15 दिन बाद जिस्म में फैलना शुरू हो जाता है, और उस वक्त से लेकर 2 से 10 साल तक उस इंसान में बीमारी की अलामत नहीं ज़ाहिर होती। बहुत ज़्यादा हमारा जो पहला नारा है ना कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए नो योर स्टेटस, अपने आप को जानिए। और अपने आप को जानने का मकसद ये है कि अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। जो ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स जो मल्टीपल सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, या उसके साथ फीमेल सेक्स वर्कर, मेल सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर और अनसेफ ब्लड जो यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, या जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से कान प्रिकिंग करवाते हैं, नोज़ प्रिकिंग करवाते हैं और शेविंग के लिए पुराना ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो ये बीमारी माँ से बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान भी फैलती है और उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये लाइलाज है। मैं डॉक्टर भी हूँ और साइंटिफिकली ये साबित हो चुका है, मेडिकली भी,
कि अगर एक मरीज़ रेगुलर इसकी दवाई लेता रहे और उसका वायरल लोड 200 कापीज़ पर मिल से कम रहे तो बीमारी जिनसी तौर पे या माँ से बच्चे को नहीं फैलती। हमारे यहाँ डॉक्टर के साथ काउंसलर भी बैठा होता है। हमने इसकी अर्ली डायग्नोसिस और उसकी पेशेंट की काउंसलिंग और जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए हमारा जो डैशबोर्ड का डाटा है उसमें 160 के करीब बच्चे जो एड्स ज़्यादा माओ में थे वो फ्री पैदा हुए हैं। जो इन्फेक्शन कंट्रोल के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं अगर उनको फॉलो किया जाए तो वो ऑपरेशन के दौरान या डिलीवरी के दौरान औजारों से भी नहीं फैलता, और अगर मरीज़ रेगुलर दवाई ले रहा हो तो उससे उसको बच्चे को भी नहीं फैलता। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये नाकाबिले इलाज है, ये काबिले इलाज है। और कॉमन मैन के लिए ये मैसेज है कि हमारे यहाँ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा हैं वो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए हमने सारी ज़िंदगी दवाई लेनी है तो हमने नॉर्मल रहना है, और अगर उनकी दवाई हम छोड़ दें तो मरीज़ उनसे ज़्यादा रिस्क पे है बजाय इसके HIV के। बोले डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की तरह ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। हम अगर रेगुलर मेडिसिन लेते रहें तो ये मेडिकली साबित हो चुका है कि हम अबाउट नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कि जो एक नॉर्मल इंसान जितनी ज़िंदगी गुजारता है HIV एड्स पॉजिटिव भी इतनी ही ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो रेगुलर मेडिसिन ले। और वो मेडिसिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो मेडिसिन फ्री हैं। तकरीबन 25 से 30 हज़ार कॉस्ट आती है 1 महीने की, और वो फ्री हैं गवर्नमेंट की तरफ से। PCR उसकी भी कॉस्ट 15-20 हज़ार रुपये है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। CD4 काउंट जिसका मार्केट में रेट तकरीबन 35 हज़ार है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। 3 से 6 महीने बाद हम हर पेशेंट का करते हैं। टोटल स्क्रीनिंग भी फ्री है, ट्रीटमेंट भी फ्री है। सिर्फ ज़रूरत इसकी है कि लोगों को हम ये शऊर और आगाही ख़ासकर वो मीडिया का उसमें रोल बहुत अहम है पैदा करें कि ये काबिल इलाज है। अपना स्टेटस जानिए और कम्युनिटीज़ मेक द डिफरेंस। जब लोगों में ये शऊर और आगाही पैदा होगी वो अपनी स्क्रीनिंग करवाएंगे और खुदा न खास्ता पॉजिटिव हुए एक रेगुलर ट्रीटमेंट रहेंगे, वो खुद भी महफूज रहेंगे और उनके प्यारे भी और उनकी फैमिली भी महफूज रहेगी। जी फौरी तौर पे हमने अभी इस प्रोग्राम शुरू किया है प्रेप कि अगर हमें अनसेफ सेक्सुअल ट्रांसमिशन हम समझते हैं या प्रिक हो गया हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, तो उसके लिए विद इन 72 आवर्स हम उसकी मेडिकेशन देते हैं थोड़े अरसे के लिए और उससे वो टोटली नेगेटिव हो जाता है। हमारे यहाँ ये वाहिद डिजीज़ है कि जिसमें हमारे मेडिकल ऑफिसर्स के साथ कंसल्टेंट के साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है। वॉलंटरी कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट वो हमारे तमाम जितने भी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सेंटर्स हैं उनका हिस्सा है। अब हम 16 ज़िला से 36 अजला में जा रहे हैं कि उसकी हम एक्सेस को और उसकी यूटिलाइजेशन को बेहतर करें और बीमारी पे कंट्रोल पाएँ। तो वो काउंसलर जो है उसकी काउंसलिंग करता है, ना सिर्फ वो जो बीमारी का शौक उसको होता है बल्कि उसको इस पे कायल करने में कि ये रेगुलर ट्रीटमेंट के ज़रिए काबिल इलाज है और आपने रेगुलर ट्रीटमेंट लेनी है। अब हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के ज़रिए से भी उनको फॉलो अप कर रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर भी पुअर है। इसलिए लोग डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की जिनका पता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है इतनी केयर नहीं करते, तो इसमें भी उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम काउंसलर उनको इस बात पे कायल करता है कि लाइफ लॉन्ग आप रेगुलर मेडिसिन रहें तो आप सेफ रहेंगे। सर गैर शादीशुदा अफराद जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, क्या उनकी शादी मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। वो रेगुलर मेडिसिन लेते रहें। अभी आप पेशेंट एक आसम आपसे मिलेगा, वो आपको बताएगा कि कैसे उसको प्रिक हुआ और उसके साथ सोसाइटी का उसका फैमिली का रिएक्शन क्या था, फिर उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए हैं तो कैसे उसने अचीव किया। उसका मैसेज मेरे वर्ड से ज़्यादा लोगों के लिए मोर कन्विंसिंग होगा। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आसिम साहब जिन्हें एक्सीडेंटली HIV एड्स का प्रिक हो गया था, उसके बाद इन्होंने इलाज लिया और आज अब हम इनसे जानेंगे कि कैसे हुआ और क्या किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिम साहब कैसे हुआ प्रिक आपको? उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आई थिंक 18-19 साल एज थी उस वक्त। तो मिसिशा में हम लोग काम करते थे स्क्रैप का, तो वहाँ से हमारे पास इस्तेमाल शुदा निटल्स आया करती थी, तो वो वहाँ से प्रिक हुई थी। मैं हज के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ से मेडिकल हुआ तो उस वक्त पता चला कि जी मुझे HIV है। तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ लैब से टेस्ट वगैरह करवाए। फिर लाहौर में एक इदारा था उस वक्त न्यू लाइट के नाम से, तो वहाँ पे आए हम लोग। मेरे जैसे ही वहाँ पे कुछ चंद लोग थे, उस वक्त 4-5 लोग थे।
तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे मिल के जो है ना ये सारा काम किया। जब मैंने वहाँ पे उन लोगों को देखा कि मेरे जैसे और भी लोग वहाँ पे हैं तो मुझसे सेहतमंद हैं, तो अगर वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मैं क्यों नहीं गुजार सकता। बस वो जब पता चला, डॉक्टर बस यही कह रहे थे कि जी आपको HIV है, HIV है। तो HIV का तो उस वक्त पता ही नहीं था ना कि HIV है क्या चीज़। जब डॉक्टर ने कहा ना कि जी आपको एड्स है, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा इंसान ना वो परेशानी हुई। तो मेरे बहनोई थे साथ, उनको मैंने बताया, मैंने कहा ये ऐसे ही बता रहे हैं कि ये बीमारी है। तो हम लोग डॉक्टर को कहने लगे कि जी एड्स का पेशेंट जो है ना वो तो बिल्कुल ही एक एक्सपायर होने वाला होता है, जिसको ये हो जाती है वो तो मरने वाला हो जाता है। कहने लगे नहीं नहीं, मैं बेहतर अगर खुराक अच्छी हो तो मैं बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में 98-99 में इसकी मेडिसिन नहीं थी पाकिस्तान में। 2002 में हम लोगों ने जो कोशिश की तो हमें पता चला कि जी इसकी मेडिसिन जिनसे ना है दुनिया में है। तो हम लोगों ने फिर उस वक्त हमसाया मुल्क से जिनसे ना हम लोगों ने कोशिश की, डोनेशन इकट्ठी की। तो हम लोग पाकिस्तान में पहले वो लोग थे कि जो कि मेडिसिन पाकिस्तान में लेके आए, इंट्रोड्यूस करवाई। फिर हमारी गवर्नमेंट ने जिनसे ना हम लोगों ने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट के साथ, तो फिर हम लोगों ने जिनसे ना गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट किया। तो अब जिनसे ना बहुत सारे लोग उस मेडिसिन से जिनसे, देखिए मैं बिल्कुल बेहतर था, मेरी फैमिली मेरे साथ सपोर्टेड थी और पूरी फैमिली, क्योंकि मैं अपना गिल्टी नहीं था। मुझे ये पता था कि मेरी लाइफ कैसी है, मेरा जो फ्यूचर गुजरा हुआ वो कैसा है, एक्सीडेंटल ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरी फैमिली ने भी मुझे एक्सेप्ट किया बड़े अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि भी कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में यही थी कि एड्स लाइलाज है, एड्स मौत है। उस वक्त क्योंकि टीवी में यही दो मैसेज दिए गए थे, एक ढांचा सा दिखाया जाता था और यही आपने कहा कि मैं मिसाल बन के दिखाऊंगा कि एड्स लाइलाज नहीं है। तो फिर हम लोगों ने जो है ना वो जब 3-4 लोगों को देखा ना, तो उनसे फिर थोड़ी सी हो पाई कि भाई अगर ये ज़िंदगी गुजारे तो मैं क्यों नहीं गुजार। नहीं, मेरी उस वक्त मंगनी हुई थी जो मैंने बड़ी लड़ाइयों से करवाई थी, वो फिर मैं खुद ही उनको जवाब दिया। तो उसके तकरीबन 3-4 साल के बाद फिर ये मिली, बल्कि मैंने नहीं इनको कहा था, इन्होंने मुझे कहा था। इनकी लव मैरिज है। अच्छा। इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था कि जी ये मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बिल्कुल मेंटली तौर पे आप इसको एक्सेप्ट कर लें और मेडिसिन लें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब तो पाकिस्तान में इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही है। मैं कि हमारे पंजाब में पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम दे रहा है, पूरे पाकिस्तान में मिल रही है। तो हम लोग इस मेडिसिन को लें और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। गवर्नमेंट की तरफ से जो रूटीन स्क्रीनिंग है, जैसे एंटीनेटल केयर में स्क्रीनिंग है, या किसी ने पाकिस्तान जाना है या किसी की सर्जरी होनी है, तो उसमें भी HIV की स्क्रीनिंग शामिल है। और कोई भी शख्स ऐसा समझता है कि उसको एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो गया है या वो जानना चाहता है, क्योंकि लेटेंट पीरियड 10 साल तक पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर खुदा न खास्ता जरासीम है, तो वो हमारे किसी भी करीबी लेबॉर्ट्री से, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और टीचिंग हॉस्पिटल पे ये फ्री फैसिलिटी है, वहाँ से अपनी स्क्रीनिंग करवा सकता है। एड्स के सेंटर्स के साथ साथ रूरल हेल्थ सेंटर से ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट की लैब्स हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी है मौजूद। ठीक है सर, कोई हेल्पलाइन वगैरह ऐसी या फिर कोई एड्रेस ऐसा कि कैसे आप तक एग्जैक्टली कैसे पहुंचेगा? जी, टोटल हमारी हेल्पलाइन भी है और फ्री है जो 24 घंटे काम करती है। यहाँ पे हमारे लोग हैं, वो हमारा फेसबुक का भी पेज है, हमने मुख्तलिफ वीडियोस यूट्यूब पे भी डाली हुई हैं और आपके ज़रिए से भी पैगाम दे सकें कि ये काबिल इलाज है, अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, अपनी ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप और आपके प्यारे महफूज रह सकें। इस चीज़ की ज़रूरत भी है। हम सोशल मीडिया को फुली यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हेल्पलाइन भी हमारी फंक्शनल है। जी नाज़रीन, हमने जाना कि एड्स एक नाकाबिले इलाज मर्ज़ नहीं है। प्रॉपर मेडिसिन और स्क्रीनिंग के थ्रू ये लोग बिल्कुल वैसी ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हमें अपना रवैया इन लोगों की तरफ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्या वजह है जो ये लोग अपनी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, छुपाते हैं, बताने से डरते हैं, घबराते हैं? उसकी वजह यही है कि इन लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही जैसे डायबिटीज़ और हेपेटाइटिस के मरीज़ अपनी ज़िंदगी अद्वियात की मदद से नॉर्मल गुजारते हैं, ये लोग भी गुजार सकते हैं। इस प्रोग्राम
प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।